हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मूवी लिहाफ। इसका मतलब है रजाई या ब्लैंकेट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1942 से, जहाँ पर हम इस्मत नाम के एक राइटर को देखते हैं। वो अपनी एक बुक लिख रही थी, तभी उनके घर पर एक पुलिस वाला आता है। एक्चुअली इस्मत ने एक लिहाफ नाम की कहानी लिखी है, जिसके ऊपर किसी ने केस कर दिया है। लोगों को लगता है कि ये कहानी काफी ज्यादा अश्लील है और इसे पब्लिश नहीं करना चाहिए। इस्मत उस कोर्ट ऑर्डर पर साइन नहीं कर रही थी, तभी उसका एक फ्रेंड वहां पर आता है, जो एक लॉयर था, और वो इस्मत को समझाता है कि उसे साइन करनी चाहिए, नहीं तो उसे जेल हो जाएगी। हस्बैंड और फ्रेंड के कहने पर इस्मत उन पेपर्स पर साइन कर देती है। अब इस्मत की फैमिली की बात करें तो उसके घर में उसका हस्बैंड और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। इस्मत का हस्बैंड उसे समझाता है कि वो इस तरह की बोल्ड कहानियां ना लिखे, इससे उनके खानदान की बदनामी होगी। लेकिन इस्मत कहती है कि उसके विचार पहले से कैसे थे ये उसके हस्बैंड को पता थे। अगर उसे इतनी ही चिंता थी तो उसने शादी ही क्यों की। जिस पर उसका पति कहता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो उन दोनों की शादी खतरे में आ जाएगी। जिसके बाद इस्मत अपने एक फ्रेंड मोंटू से मिलती है। मोंटू भी एक राइटर है और वो भी काफी बोल्ड कहानियां लिखता है, जिसकी वजह से उसका भी कोर्ट केस चल रहा था। मोंटू इस्मत से कहता है कि वो दोनों कहानी भी साथ लिखते थे और अब साथ ही कोर्ट भी जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों लाहौर के कोर्ट चले जाते हैं। जज साहब इस्मत से उसकी कहानी लिहाफ के बारे में पूछने लगते हैं। जिसके बाद इस्मत लिहाफ की कहानी हमें सुनाने लगती है। ये कहानी है 1922 की, जब शादी के बाद बेगम जान नवाब साहब के महल आती है। वो अपने रूम में बैठकर नवाब साहब का इंतजार कर रही थी, लेकिन नवाब साहब नहीं आते। ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन फिर भी नवाब साहब उनके रूम में नहीं आए थे। तभी वहां पर उनकी सेविका आती है और बेगम जान उनसे नवाब साहब के बारे में पूछती है। सेविका कहती है कि नवाब साहब शायद काम में बिजी होंगे, इसलिए नहीं आए। वो बेगम जान से कहती है कि वो ज्यादा चिंता ना करे, नवाब साहब एक बहुत अच्छे इंसान है। तभी बेगम खिड़की से नवाब साहब को दो लड़कों के साथ बात करता हुआ देखती है। तो सेविका बताती है कि इस तरह के बहुत से लड़के उनके महल में ही रहते हैं। नवाब साहब उनका बहुत ध्यान रखते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी वही करते हैं। सेविका कहती है कि बेगम जान को नवाब साहब की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो किसी भी औरत को बुरी नजर से नहीं देखते। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अभी भी बेगम जान नवाब साहब का इंतजार कर रही थी, लेकिन नवाब साहब उनके पास नहीं आते। अब बेगम जान उस महल में रहकर काफी बोर हो चुकी थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो महल के बाहर घूम के आएगी। वो जब जा रही थी तो नवाब साहब उन्हें रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है। तब बेगम बताती है कि उन्हें महल में काफी बोर हो रहा है, इसलिए वो बाहर घूमने जा रही है। लेकिन नवाब साहब कहते हैं कि उन्हें जो भी चाहिए होगा वो नौकर उन्हें ला कर देंगे, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो बेगम को महल में वापस भेज देते हैं। अब बेगम जान समझ गई थी कि नवाब साहब उन्हें महल से बाहर नहीं जाने देंगे। महल में बैठकर बेगम जान रोज नवाब साहब का इंतजार करती, लेकिन वो नहीं आते, जिसकी वजह से बेगम जान काफी डिप्रेस हो गई थी। उनकी तबीयत भी बिगड़ रही थी, इसलिए नवाब साहब डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेक करने पर पता चलता है कि बेगम जान के पैरों में काफी ज्यादा दर्द रहता है। ये सुनने के बाद नवाब साहब बेगम जान के लिए एक मालिश वाली ढूंढते हैं। अगले दिन जब बेगम उठती है तो उनके सामने रब्बो खड़ी थी। रब्बो एक मालिश वाली है और वही आज से बेगम जान की मालिश करने वाली थी। रब्बो मालिश करना शुरू करती है और जिस तरह वो बेगम जान को छूती है, बेगम जान को काफी अच्छा लगता है। वो रोने लगती है। ये देखकर रब्बो उन्हें पूछती है कि वो क्यों रो रही है। बेगम जान बताती है कि कितने टाइम बाद उन्हें किसी ने इस तरह से टच किया है। अब रब्बो रोज इसी तरह से बेगम जान की मालिश करती और मालिश करते हुए वो दोनों काफी करीब आने लगे थे। अब बेगम जान भी काफी खुश रहने लगी थी, क्योंकि उन्हें समझने वाला या उनके साथ बात करने वाला महल में कोई था। तभी हम छोटी इस्मत को देखते हैं, जो अपनी अम्मी के साथ बात कर रही थी। उसकी अम्मी कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए वो इस्मत को बेगम जान के पास छोड़ने वाली है, क्योंकि इस्मत अगर घर में रहेगी तो अपने भाइयों के साथ बहुत लड़ाई करेगी। इसलिए उसकी अम्मी इस्मत को बेगम जान के पास ले जाती है। वो बताती है कि वो 4-5 दिन बाद वापस आ जाएगी, तब तक इस्मत को अपने पास रखे। बेगम जान भी इस्मत को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि इस्मत के यहाँ आने से उनका मन लगा रहेगा। इस्मत की अम्मी वहाँ से चली जाती है और इस्मत उस बड़े से महल को देखने लगती है। तभी हम नवाब साहब को देखते हैं, जो एक लड़के के करीब जाने की कोशिश करते हैं। तब हमें पता चलता है कि नवाब साहब को लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद है, और इसी वजह से वो बेगम जान के पास नहीं जाते। बेगम जान बहुत कोशिश करती है कि नवाब साहब उनके पास आए,
लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसके बाद बेगम जान अडल्ट किताबें पढ़ने लगती है। वो इन किताबों को पढ़कर रब्बो को सुनाती और उन दोनों का रिलेशन काफी आगे बढ़ जाता। अब इस्मत वहाँ आ गई थी, इसलिए रब्बो और बेगम जान दोनों ही काफी खुश थी, क्योंकि इस्मत के आने से वहाँ पर एक नटखटपन सा छा गया था। एक रात जब इस्मत सो रही थी तो उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं और उसकी नींद खुल जाती है। इस्मत अपनी रजाई से बाहर देखती है तो उसे बेगम जान के बेड के पास वाले वॉल पर एक परछाई नजर आती है। वो परछाई एक हाथी जैसी लग रही थी और वो काफी ज्यादा मुंह कर रही थी। ये देखकर इस्मत काफी डर जाती है और वो बेगम जान को आवाज लगाती है कि उसे डर लग रहा है, लेकिन बेगम जान कहती है कि इस्मत को अब सो जाना चाहिए। इस्मत कहती है कि क्या वो उनके पास आकर सो सकती है, लेकिन बेगम जान उसे मना करती है और वहीं पर सोने के लिए कहती है। जिसके बाद इस्मत डर कर वहीं पर सो जाती है। अगले दिन नवाब साहब बेगम जान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आज उनकी बहन आने वाली है, इसलिए वो चाहते हैं कि बेगम जान भी उनके स्वागत में वहां पर रहे। जिसके बाद बेगम जान वहां जाती है तो नवाब साहब की बहन आई थी। नवाब साहब अपनी बहन को ऐसे दिखा रहे थे कि वो बेगम जान से बहुत प्यार करते हैं। ये देखकर बेगम जान काफी गुस्सा होती है और नवाब साहब को टॉन्ट मारते हुए वहां से चली आती है। जब रब्बो को यह पता चलता है तो वो बेगम जान को समझाती है और उनसे कहती है कि उन्हें नवाब साहब से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो भी सबके सामने। रब्बो कहती है कि बेगम जान को नवाब साहब से माफी मांगनी चाहिए। ये बात सुनकर बेगम जान नवाब साहब के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। वो कहती है कि रब्बो ने उन्हें समझाया कि उन्होंने गलत किया। ये बात सुनकर नवाब साहब समझ जाते हैं कि बेगम जान रब्बो के कितने ज्यादा करीब है। दूसरे दिन रब्बो बेगम जान को बताती है कि वो 3 दिनों के लिए अपने गांव जाने वाली है। ये सुनकर बेगम जान काफी नाराज हो जाती है और वो रब्बो को रोकने की कोशिश करती है। रब्बो कहती है कि उसका काफी जरूरी काम है, इसलिए उन्हें जाना ही होगा। जिसके बाद बेगम जान मान जाती है, लेकिन वो रब्बो से कहती है कि वो 2 दिन में ही लौट कर आए। रब्बो कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी। अब 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रब्बो वापस नहीं आती। इस वजह से बेगम जान काफी परेशान हो गई थी और वो फिर से काफी ज्यादा तन्हा हो गई थी। वो यहाँ वहाँ चीजें फेंकने लगती है और सबको डांट रही थी। बेगम कहती है कि उनकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन है, लेकिन कोई भी उन्हें रब्बो जैसा आराम नहीं दे सकता। ये बात इस्मत सुनती है और वो बेगम जान से कहती है कि वो खुद उनकी मालिश करेगी। बेगम जान भी मान जाती है और इस्मत उनकी मालिश करने लगती है। जब इस्मत पीठ की मालिश कर रही थी तो बेगम जान अचानक टर्न हो जाती है और इस्मत का हाथ बेगम जान की चेस्ट पर आता है। अब बेगम जान को इस्मत का टच भी काफी अच्छा लगा था, इसलिए वो चाहती है कि इस्मत उनके करीब आए, लेकिन इस्मत वहां से डरकर भाग जाती है। अगले दिन बेगम जान फिर से इस्मत को किसी बहाने से बुलाती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस्मत इस बार भी काफी डर जाती है और वहां से भाग लेती है। इस्मत जब खिड़की पे बैठी थी तभी वो देखती है कि रब्बो वापस आ चुकी है। रब्बो को देखकर जैसे इस्मत की जान में जान आ गई थी। रब्बो बेगम जान के पास आती है, लेकिन बेगम जान रब्बो से काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो रब्बो को वहां से जाने के लिए कहती है। रात को बेगम जान फिर से इस्मत को खाने पर बुलाती है और उन्हें टच करने की कोशिश करती है, लेकिन इस्मत गुस्सा होती है और उन्हें धक्का दे देती है। ये सब कुछ रब्बो देख लेती है और वो बेगम जान से कहती है कि कच्ची इमलियां हमेशा खट्टी होती है। ये सुनकर बेगम जान जोर जोर से रोने लगती है और रब्बो आकर उन्हें संभालती है। रात को जब इस्मत सो रही थी तो उसे फिर से वही आवाजें आने लगती है। वो जग जाती है और फिर से उसे वही परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन इस्मत डिसाइड करती है कि इस बार वो डरेगी नहीं और आगे जाकर देखेगी कि क्या हो रहा है। जिसके बाद इस्मत वहां से बाहर आती है और कमरे के अंदर आकर देखती है तो एक्चुअली वो परछाई और किसी की नहीं बल्कि एक रजाई की थी। वो रजाई ऊपर नीचे हो रही थी और एक कोने से इस्मत को दिखाई देता है कि रजाई के अंदर चल क्या रहा है, और ये देखकर इस्मत काफी ज्यादा शॉक थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इस्मत कोर्ट में थी। जज साहब इस्मत की कहानी सुनते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इस कहानी में कुछ भी अश्लील नहीं है, लेकिन जज कहते हैं कि उनके दोस्त मोंटू की कहानी काफी ज्यादा गंदी है। लेकिन इस्मत का कहना था कि वो बस सच का आईना दिखाना चाहते हैं। अब इस्मत काफी खुश थी क्योंकि उसके ऊपर लगाए हुए आरोप गलत साबित हो गए थे। एक दिन वो अपनी बालकनी में खड़ी थी और कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि इस्मत मुर्दाबाद, लेकिन इस्मत उन सब पर ध्यान नहीं देती और वो अपना काम जारी रखती है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।